हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेलवे का मैथ्स। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, मंच के ऊपर से 50√3 की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी? समझ में आ गया ना? कह रहा है कि मंच है एक, मान लीजिए ये मंच है, ये मंच है, ठीक है, और इससे 50√3 मीटर की दूरी पे एक टावर है, ठीक, और मंच के ऊपर से टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मंच का जो हाइट दिया हुआ है 60 मीटर है, ठीक, और इसका भी ये मीटर है। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है इतना समझ में आ गया है कि मंच के ऊपर से 50√3 की दूरी पे ये टावर और मंच की दूरी जो है 50√3 है, मीटर है, और टावर का ऊंचाई 60 मीटर है। इसके शीर्ष पे उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का। इतना क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए इसको बोल देंगे एक्स मान लेंगे। इसको बैठाएंगे कैसे? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टा क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है ना? लंब क्या हो गया? ये जो ये कोण जो है, कोण के सीधे सामने वाले जो भी आएगा, कोण के जहाँ भी कोण होगा, कोण के सीधे सामने वाले को लंब बोलते हैं। तो 30 के सीधे सामने वाले को लंब बोलेंगे तो एक्स लंब हो गया इसका। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3 इक्वल टू एक्स का वैल्यू, और ये जो हो गया आधार कितना है? आधार 50√3 है, 50√3, ठीक है ना? ये √3 कट जाएगा और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 50 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक्स का वैल्यू 50 है, हमको ये हाइट निकालना है, तो क्या करेंगे? पूरे लंबाई का हाइट माइनस 50, यानी कि क्या हो जाएगा? मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है? मंच की ऊंचाई। तो मंच की ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 मीटर। हो गया ना? इज इट क्लियर? अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। कैसे शॉर्ट फॉर्म है? देखिए ये 30 है ना, जैसे कि ये आपका हो जाता है, जैसे कि कोई है, ये कोई कोण है, ये कौन है? या मान लीजिए 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सीधे सामने जो होगा 1√3 हो जाएगा, ठीक है ना? √3 हो जाएगा। ये 1 होता है इसका वैल्यू, यानी कि सीधा हम बैठा देंगे, इसके सीधे सामने वाले 60 के सीधे सामने वाले √3 हो जाता है और इसका 1 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ज़्यादा इतना करने का ज़रूरत नहीं था हमें, ठीक है ना? ये ट्रिपलेट आ जाता है इसका, ट्रिपलेट में आ जाता है इस तरह का। तो हमको क्या करना है? सीधा हम क्या करते? इतना नहीं बनाते, एग्जाम में इतना नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? 30 के सीधे सामने 1 दे देंगे, और यहाँ क्या है? वो √3 है, तो √3 मान लीजिए √3 का वैल्यू 50 है। ये क्या है? √3 इक्वल टू 50, √3 है इसका वैल्यू, ठीक। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50/√3 इक्वल टू √3, ये कट गया, 50 मीटर आ गया। यानी कि हमारा ये स्टेप, मात्र इस स्टेप से हमारा ये सारा क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद घटा देते, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो कितना आसान है, इसलिए मतलब शॉर्ट तरीका पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना समझ में मैंने दोनों बता दिया है, एक शॉर्ट मेथड भी बता दिया है और एक फुल में भी बता दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। चलिए देखिए क्या दे दिया हुआ है, ब्याज दे दिया हुआ है, ब्याज दे दिए हुआ है। ब्याज कितना है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज नहीं, रेट, उसको साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, रेट दे दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, 4.5। रेट कितना दिया हुआ है, 4.5%, ठीक है ना। और टाइम कितना दे दिया हुआ है, टाइम 5 वर्ष, 5 वर्ष। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, मूलधन दे दिया हुआ है ना, इतना रुपया पे, तो मूलधन भी दे दिया हुआ है। मूलधन कितना है, 4600 है। तो इसको निकाल देंगे, सिंपल। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। इस पे बैठाएंगे निकल जाएगा। क्या हो गया, मूलधन कितना है, 4600 गुने 5 गुने 4.5, 100 करेंगे। इसके बदले 0 बैठा देंगे यहाँ, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 कट गया, 23 दूनी 46 हो गया, है ना, क्लियर। और 23 गुने 45 क्या करना है, 23 गुने 45 बराबर क्या हो जाएगा, 23 पंचे 115, 11, 23 चौका 92, 92, 235 इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सीधा करेंगे कि मूलधन इतना है, मूलधन पे क्या करेंगे, मूलधन कितना है, 4600 है, तो 4600 का सीधा हम निकाल देंगे, 5 पचे 25, 25 परसेंटेज निकाल देंगे। 50 25 हो गया, 2 5 का 20, 2 22, है ना, 22.5% निकाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको काट दिए, इसको काट दिए, है ना, 56 से 30, यानी कि 235 इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी ट्रिगोनोमेट्री का है। यहाँ दिए हुआ है कॉसेक ए इक्वल टू 2, सेक बी इक्वल टू √2, तो a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। बस ये फॉर्मूला पे है। कॉसेक ए इक्वल टू 2 है, कॉसेक ए इक्वल टू 2 है, तो इसको साइन ए इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर है ये। और सेक बी इक्वल टू √2 है, सेक बी इक्वल टू √2 है, तो इसको कॉस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट, साइन ए है तो 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, अरे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इतना क्लियर हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। फिर cos b इक्वल टू 1/√2। यहाँ दिए हुआ है क्या, sec b इक्वल टू 1√2 है, तो cos b इक्वल उलट जाएगा, है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, cos 45 डिग्री, यानी कि इसका फॉर्मूला इसका मीन्स होता है cos 50 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं 45 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ हमें निकालने को बोल रहा है a प्लस बी का वैल्यू, यानी कि 30 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70, बी आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई? ये फॉर्मूला पे था, कोई ज़्यादा ये नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 रुपये को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब बताइए, 144 रुपये को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखिए क्या होगा। इसका हम पहले शॉर्ट बताते हैं, तब थोड़ा फुल बता देंगे कैसे निकालना है, ठीक है ना। देखिए सीधा हम लिखेंगे क्या कि ये 144 रेडियो को बेचने पे तो मतलब SP, CP और हानि है ना, लॉस। अब इसका क्या करेंगे? SP 144, ये शॉर्ट मेथड बता रहे हैं अभी। 96 लॉस हो गया तो हमारा CP क्या होगा? जब लॉस हो गया तो CP ऐड हो जाएगा ना, SP प्लस लॉस इक्वल टू CP। जब लॉस होता है तो SP और लॉस ऐड हो जाता है। 6 4 10 के 0 है ना, हासिल 1, 9 4 13 1 14 के 4, 1 1 2, 240 हो गया। इतना हो गया, सीधा हम निकाल देंगे। हमारा क्या निकालने को बोल रहा है? हानि परसेंटेज मतलब CP पे 96/240 गुने 100, ये कट गया, 24 चौका 96 है ना, इक्वल टू क्या होता है? 40% हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कितना समय लगा? आधा सेकेंड में बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो इसका D आंसर हो जाएगा। फिर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा प्रोसेस में चलते हैं। अब इसको क्या करना होगा? हम तो यही कहेंगे बनाने के लिए बहुत अच्छा है मेथड, है ना। अब इसको मानना होगा, हमको मानना होगा क्या कि विक्रय मूल्य इक्वल टू SP इक्वल टू कितना है? 144 है, ठीक है ना। फिर CP इक्वल टू मतलब एक वस्तु का है ना, एक वस्तु का SP 1 रुपये। 1 मिनट, देखिए एक वस्तु का SP बराबर 1 रुपया, तो 144 वस्तु का क्या हो जाएगा? 144 है ना। फिर कह रहा है कि एक वस्तु का अब मान लीजिए CP तो दिया नहीं है, तो X एक वस्तु का CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मान लेंगे कितना? X मान लेंगे। तो 144 का क्या हो जाएगा? 144 वस्तु का CP 144 X हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। हमारा यहाँ से CP और SP हम निकाल लिए, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि लॉस हमारा दिए हुआ, लॉस कितना है? 96, ठीक है ना। तो लॉस बराबर क्या होता है? हम बोले थे ना, CP माइनस SP। CP कितना है? 144 है, 144 X माइनस 144, ये प्रश्न से है, प्रश्न से 144 माइनस वो 96, लॉस 96 है। अब इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 144X बराबर 6 4 10 के 0, 9 4 13 14 के 4, 240 हो जाएगा। तो X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर 240 बटा 144, यानी कि 24, 12 दूनी 24 और 12 बड़े यहाँ 144 है ना, 5 चौका 20, 4 तिया 12, यानी कि 5/3 हो गया X का वैल्यू। तो हमको क्या बोला जा रहा है यहाँ? देखिए X है CP, तो 144 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ 144 का 144 144
का सीपी, 144 का सीपी कितना हो जाएगा, 144 गुने 5/3, 3 चौका 12 है ना, 8 3 24, यानी कि 8 पंचे 40, 240 आ जाएगा, 8 पंचे 40, 4 पंचों का 20 24, 240 आ गया ना सीपी, आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा सीपी आ गया 240 है ना, 144 का, और यहाँ हमारा निकाले हुए हैं एसपी है ना। अब क्या करेंगे, 96 लॉस है तो लॉस बट्टा क्या सीपी 280, 240 मतलब ये क्या है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर गुने 100 इक्वल टू 40% आ जाएगा इसका भी। क्लियर हो गया। हम क्या किए, एक वस्तु का मान लिए एसपी 1 रुपया है तो 144 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 144 हो गया। एक वस्तु का सीपी मान ली x रुपया, 144 का सीपी 144x हो जाएगा। अब क्या किए हैं, प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है ये 96 रुपये का लॉस हो गया है, ठीक है ना, तो हम x का वैल्यू निकाल लिए, 5/3 आया, तो x कह रहा है कि 144 वस्तु का, तो 144 गुने x, 144 गुने x 5/3 है, 240 आ गया है ना। इस तरह से सीपी हमारा निकल गया, तो हानि परसेंटेज नहीं निकाल लेंगे यहाँ से 40%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये है नंबर सिस्टम से संख्या पद्धति। देखिए चलिए इसको भी बना ही देते हैं, और क्या क्यों छूटेगा ये भी। 250 डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट -5 प्लस फिर अंडर ब्रैकेट -5 ऑफ मिडिल ब्रैकेट 63 डिवाइडेड बाय -28 डिवाइडेड बाय -4 मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको, बस इसको डिवाइड कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका 7 हो गया ना, 7 हो गया, 7 हो गया। अब 7 नामा 63, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट खत्म। ये ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसको 9 5 45, तो ये भी खत्म, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको -9 है ना, और -9 5 45, इसका -5 -45 नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये इसका वैल्यू ये आ गया, तो ये मल्टीप्लाई मतलब -5 गुने 9, 9 5 45 -45, इसका वैल्यू -50 आ जाएगा। इस तरह से 250 बाई -50 है ना, तो ये कट गया, 50 25 कट गया, इसका वैल्यू क्या होगा, -5 आंसर आ जाएगा। क्या एकदम बहुत कम समय में बन गया है ना, कैलकुलेशन ऐसे करना है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा ना। क्लियर, क्या किए हैं, सबसे स्मॉल ब्रैकेट पहले काकर तब कर भाग फिर कर गुना जोड़ घटाओ, यानी कि बोर्ड मास इससे कर दीजिए, क्या हो गया, ब्रैकेट ऑफ का मतलब का है ना, का मतलब गुना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इससे हो गया, बन गया ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 से
दिन के 12 बजे तक के बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं? क्या प्रस्थान करते हैं? मतलब ये दिया हुआ है फ्लाइट के बारे में, उड़ान भरता है, ठीक है ना। 6 बजे से स्टार्ट होता है और 12 बजे तक। यहाँ क्वेश्चन यही कह रहा है कि सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक के बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं, मतलब विमान कितना उड़ता है उसका औसत निकालना है। ये सिंपल सा DI दिया हुआ है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन। देखिए 4 2 6 सीधा जोड़ देंगे, कितना प्रस्थान किया, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 2 12, टोटल तो 12 प्रस्थान किया है। कितना है? सुबह से 6 के 7 में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के, 11 के 12 के बीच में, यानी कि टोटल 6 बार में प्रस्थान किया है ना। तो 6 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इसका यानी कि A नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्षेत्रमिति से है। देखिए इसमें फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, है ना। क्वेश्चन पढ़िए गौर से। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm होता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि 42 सेंटीमीटर व्यास दिए हुआ है, कितना, 42 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद धातु है, ठोस धातु है, इसको पिघला दिया जाता है। पिघलाएगा तो आयतन निकालेंगे, है ना, आयतन से कन्वर्ट करेंगे। और इसको एक तार बनाया जाता है ना, एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास, तार का व्यास कितना है, तार का व्यास जो है 7 mm, ठीक। यानी कि व्यास सही है, व्यास नहीं है, व्यास D है ना, D। तो R का वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। इसका सीधा हम ये दे देंगे, इसका R क्या हो जाएगा, इसका R हो जाएगा 7/2। अब देखिए ये किस में है, ये सेंटीमीटर में, mm में है। एक बात याद रखेंगे, एक सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। क्लियर? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है इसे, है ना। तो 10 mm, तो 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7/2, तो 7/2 mm को 7/10 यानी कि 60/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना, इसको कर लिया ना। अब देखिए यहाँ देखिए, सवाल पे चलते हैं। ठोस धातु, प्रश्न से क्या कर रहा है, ठोस धातु को पिघलाया जाता है। चलिए, ठोस धातु का क्या होता है, ठोस धातु का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ इक्वल टू, तार क्या होगा, तार जब भी होगा सिलेंड्रिकल होगा ना, है ना। तो सिलेंड्रिकल होगा यानी कि बेलनाकार होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें लंबाई, तार की लंबाई। पुट करेंगे वैल्यू, ये तो कट ही जाएगा। अब इसका क्या दिया हुआ था, ठोस का कितना है, ठोस का हम अभी निकाले हैं ना सेंटीमीटर में, है ना। तो 4/3 इंटू 7/20, एक ठोस धातु का क्या है, ठोस धातु का तो 21 है ना, तो 21 यहाँ देंगे, है ना। ये गलती किया हम, 21 गुने 21 समझ में आ गया ना। फिर ये क्या करेंगे, r² है, तो
7/पाई तो कट गया, 20, 7/20 गुने 7/20 है ना, इक्वल टू h। हमको h का वैल्यू निकालना है। अब काटेंगे इसको, 7 7 या 21, फिर 7 7 या 21, ये 3 कट गया है ना, कट गया ना। अब चलिए 21 चौका 84, 84 अब यहाँ इधर ले आते हैं, तो h बट्टा 2 दूनी 400 इक्वल टू h बटा 400 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 के 12 हासिल 1, 12 24 1 25, 252 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 252। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल टू 4 दूनी 8 है ना, डबल जीरो है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 108 हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ क्या ऑप्शन सब है, 108 सेंटीमीटर होगा ही नहीं, इसमें क्या होगा। इसको एक और ऑप्शन है 1008 वाला, 1008 वाला दो ऑप्शन है, एक है 1008 सेंटीमीटर, 1008 मीटर। तो इसको हम कर देंगे ना, 1008 बाई, इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर में हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इक्वल टू ये कट गया, ये कट गया, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1008 मीटर। समझ में आ गया ना, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या किए देख लीजिए, 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, 42 सेंटीमीटर के धातु को पिघलाया जाता है। तो आर इसका निकाल दिए, ठोस का आर निकाल दिए, है ना, फिर उसका भी आर निकाल दिए, किसका, ये तार का आर भी निकाल दिए, है ना। उसको एमएम में था, उसको सेंटीमीटर में चेंज किए, और प्रश्न से जो बोला जा रहा है उस पर हम बैठा दिए, है ना, बैठा दिए। इसका फॉर्मूला होता है ठोस का 4/3 पाई आर क्यू, और इसका बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर्ड एच। अब इसको काट खुट किए, हमारा इतना सेंटीमीटर आ गया, फिर मीटर में हम चेंज कर दिए, बस सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। मतलब इसमें आप लोग कमेंट करेंगे, मतलब किस तरह से और मैं आप लोग को हेल्प कर पाऊँ, है ना, इसमें आप लोग कमेंट करेंगे ज़रूर। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हेतु 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले हम नदी मतलब खेने वाला का गति, खेने वाला का गति मान लेंगे x, और धारा की गति y। ठीक, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी, ऊपर जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, है ना, और नीचे जाएगा तो कम, मतलब कम समय लगेगा। तो x माइनस वाई मतलब इसका गति, खेने वाला का गति प्लस धारा की गति माइनस धारा की गति, तो क्या लगता है 60/8। इतना समझ में आ गया ना। फिर कह रहा है
कि नीचे की ओर, जब नीचे की ओर जाता है तो क्या लगेगा, 5 घंटे लगता है, कम समय लगता है। x प्लस वाई इक्वल टू 60/5। क्या समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, हम इसको ये काट देंगे, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/8 माइनस 60/5, ठीक है ना। ये ऐसे भी जल्दी जल्दी 15 चौका 60 देखिए 15 चौका 60, 4 दूनी 8, यानी कि 7.5 हो जाएगा इसका, है ना। इसका कितना कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हम कर देते हैं ना, 12 7 19.5, 19.5। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, पानी में खेने वाला का गति मतलब 9 दूनी 18, 19.5/2 इक्वल टू 9 दूनी 18, है ना, और 7/5 यानी कि 9.75 है इसका किलोमीटर प्रति आवर हो गया। क्या किए हैं देखिए, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में खेने वाले को 8 घंटा लगता है। देखिए ऊपर की ओर जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ, है ना, उसको कितना लगेगा 60/8, है ना। और नीचे की ओर जाएगा मतलब 60/5 यानी कि 12 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया ना, इतना 7.5 निकालिए, 12 निकाल लिए, अब x का वैल्यू निकाल दिए डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो चलते हैं।